अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गन्ने की पेड़ी फसल में प्रबंधन, गेहूं की फसल में बाली अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, पंतनगर मौसम आधारित किसानों को जरूरी सलाह, गन्ना की खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने गन्ने की पेड़ी फसल ली है उससे अच्छी पैदावार के लिए यह जरूरी है कि समय समय पर समसामयिक प्रबंधन को सही तरीके से किया जाए, नहीं तो पेड़ी गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी। परिणाम स्वरूप गन्ना किसानों को कम पैदावार से ही संतोष करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि पेड़ी गन्ने की भरपूर पैदावार के लिए कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है। इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीर सिंह। देखिए, आप जानते हैं कि गन्ना जो है एक ऐसी फसल है कि इसमें लगभग 50% जो 50% एरिया है वो रैटून के द्वारा होता है। गन्ने की रैटून फसल, जिसे पेड़ी के नाम से किसान भाई जानते हैं, जो किसानों को बोनस फसल के रूप में मिलता है। फिर भी गन्ने की पहली फसल काटने के बाद पेड़ी फसल के लिए कुछ जरूरी प्रबंधनों को सही तरीके से करने की जरूरत पड़ती है, जिससे उपज और अधिक बढ़ सके। तो आइए इन प्रबंधनों पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो रैटून एक ऐसी लाभकारी फसल है गन्ने की जिसमें आपको कम लागत लगाने पर अधिक पैदावार मिल सकती है, अधिक लाभ उससे प्राप्त हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण उसका ये है कि ना तो इसमें खेत की तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है, ना आपको बीज बोने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही आपको कोई इसमें दूसरे इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें यदि आपने शुरू में ही थोड़ा सा इसका ध्यान दे दिया, कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आपकी रैटून की फसल अच्छी हो सकती है, अच्छी पैदावार दे सकती है। उदाहरण के तौर पर एक तो आप जिस खेत में रैटून लेना चाहते हैं उसको फरवरी से पहले ना काटें, और दूसरा ये है कि जो रैटून रखनी है जिस खेत में, उसमें गन्ना आप ज़मीन से मिला करके काटें। ज़मीन से मिलाकर अगर नहीं काट पा रहे हैं, कोई बात है, तो उसके पश्चात एक जो है आपका स्टबल सेवर आता है, स्टबल सेवर चला करके जो ऊपर के जो ठूठ हैं उनको आप थोड़ा ऊपर से साफ करा दीजिए। और जो उसकी रैटून की जो पत्ती है जिसको आप ट्रेस कहते हैं, उस ट्रेस को आप ठीक प्रकार से 5 से 8 टन पर हेक्टेयर की दर से उस खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें। और उसके लिए ध्यान रखें कि उसमें पहले कोई इंसेक्टिसाइड है, कोई सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है उसका आप स्प्रे कर देंगे नीचे, तो उससे ये लाभ होगा आपका कि जो उसमें नीचे कैटरपिलर या दूसरे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान करते हैं, उससे आपका निजात मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा जिसमें ट्रेस मैनेजमेंट करने से ये होता है कि जो आपका नमी होती है वो बनी रहती है, खरपतवार नियंत्रण भी आपका हो जाता है। ये भी पाया गया है कि ऐसे खेत जिनमें आपने ट्रेस का प्रयोग किया है उसमें कुछ जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है। अगर ट्रेस आप नहीं फैलाना चाहते हैं तो उसमें रिपीटेडली उसमें खरपतवार नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और लगभग एक गुड़ाई आपको 30 दिन पर, दूसरी गुड़ाई 60 दिन पर,
और तीसरी गुड़ाई 90 दिन पर करने से खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, उसके साथ साथ उसमें टिल्लिंग भी अच्छा हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा उसमें ध्यान करेंगे खेत में जा कर के, ये देखेंगे कि कुछ गन्ने के खेत में चूहे वगैरह लग जाते हैं या गन्ना गिर जाता है, तो उस दशा में भी कुछ कलम हमारे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो देखने से पता चलता है। तो ऐसे स्थानों में जहाँ पर आप देखेंगे लाइन को देख करके, तो वहाँ पर अगर आपके क्लम्प नहीं हैं तो उसमें उसी वैरायटी के टुकड़े आप काट करके दबा दीजिए अच्छी तरह से, उसको तैयार करके लाइन में, और उससे आपके जो जगह खाली बच जाती है उससे उसमें आपका गन्ने की रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है। आप 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की दर से उसकी साइड प्लेसमेंट कर दें। इसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पोटास की लगा करके उसको ठीक प्रकार से बंद कर दें। बावक गन्ने की कटाई के बाद सिंचाई करके गुड़ाई के समय 115 किलोग्राम यूरिया, 132 किलोग्राम डीएपी और 80 किलोग्राम एमओपी का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। उसके बाद 215 किलोग्राम यूरिया को 2 बार में बरसात से पहले प्रयोग कर लें। इसके अलावा जून के महीने में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम यूरिया घोलकर छिड़काव करने से फसल का उचित विकास होता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप यदि गन्ने के रैटून का ठीक प्रकार से देखभाल करेंगे तो आपको गन्ने की बावक वाली फसल है उससे भी अच्छी पैदावार आपको इसमें प्राप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान बीज उत्पादन के उद्देश्य से गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनके लिए इस समय फसल की विशेष देखरेख करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल बाली अवस्था पर होती है और इस अवस्था में रोग और कीटों का प्रकोप होने में बाली में दाने कमजोर हो जाते हैं, जिससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। और इसीलिए गेहूं के अच्छे बीज के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, चलिए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। सबसे पहले आप गेहूं की बीज उत्पादन के लिए बीज जो है आप सही सोर्स से लें, प्रामाणिक सोर्स से लें। बीज में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। बीज उत्पादन के लिए लगी गेहूं की फसल इस समय बाली अवस्था पर है। इस समय किसान अपने खेतों का सतत निरीक्षण करें और खड़ी फसल में दूसरी प्रजातियों के पौधे या मुख्य फसल से अलग दिखने वाले पौधे को निकालकर नष्ट कर दें। अन्यथा कटाई के समय इनके बीज गेहूं के बीज के साथ मिल जाएंगे, जिससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। आप ये ध्यान रखें कि आपकी फसल में जो अवांछित पौधे हैं, यानी अनडिजायरेबल, जो पौधे उसे अलग दिखाई दे, एक समान न हो, उसे समुचित रूप से बाहर उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसके साथ साथ आप किसान बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, उसमें किसी प्रकार की बीमारी, कीड़े मकोड़े का प्रकोप न हो। इस समय गेहूं की फसल में बाली में दाना बन रहा है और फसल की इस अवस्था में पौधे को नमी नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा बाली में बन रहे दाने छोटे और सिकुड़े हुए रह जाएंगे, जिससे बीजों की क्वालिटी तो खराब होगी ही, साथ ही अगले वर्ष जब इस प्रकार के बीजों को बोया जाएगा तो इनका अंकुरण भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसीलिए फसल में कब और कितनी मात्रा में सिंचाई दें, आइए जानते हैं। किसान बंधु को अपनी भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वो सिंचाई करते रहें। 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, परंतु किसान बंधु को इसमें अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे जो है समय पर पौधे तैयार नहीं होंगे
और स्वच्छ दाने बनने में प्रॉब्लम होगा। गेहूं की फसल में इस अवस्था में आभासी कंडवा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग में बाली काली पड़ने लगती है, साथ ही बाली में बन रहा दाना भी काला हो जाता है। इतना ही नहीं, जब रोग उग्रता बढ़ जाती है तब रोग ग्रसित पौधे की बालियों में से एक काले रंग का पाउडर निकलने लगता है, जो कि हवा में उड़कर दूसरे स्वस्थ पौधों को भी रोग ग्रसित कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक पॉलिथीन में तोड़कर खेत के बाहर जाकर नष्ट कर दे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से 2 ग्राम मैंकोजेब दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फसल तैयार होने के बाद इसकी कटाई, गहाई और भंडारण के समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजों की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कटाई गहाई करते समय किन किन बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं। हमेशा अपने खेत को वो अपने ध्यान में रहकर उसकी देखभाल करते रहें, देखते रहें कि क्या इसमें किसी प्रकार की बीमारी लग रही है, भूमि में नमी है कि नहीं, दूसरे किस्म के पौधे हैं। और इसके जब सही समय आए तभी आपको किसान बंधु को खेत की कटाई करनी चाहिए। कटाई समय ये ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में अधिक नमी नहीं हो। इसके बाद ये देखना होगा कि जो फसल है दाने अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हों। जब तोड़ने के बाद से अगर देखा जाता है कि जब समय आएगी ये पक कर तैयार होगा, तो अगर आप गेहूं की पौधे को ऊपर से बाली को तोड़ेंगे तो कट की आवाज़ आएगी। तो ये समझना चाहिए कि जो है फसल तैयार हो गई है। इसकी कटाई कीजिए। कटाई करने के बाद किसान बंधु को इसको दूसरे किसी भी फसल जो या बीज लगी हुई है उसके पास नहीं रखना चाहिए। इसे अलग रह करके इसके बढ़िया से थ्रेसिंग करना चाहिए। इसके साथ साथ इसका पैकिंग करना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो नमी है उसको देखना होगा। उसमें अगर ड्राइंग करने की आवश्यकता हो सकती है वो ड्राइंग कर ले, और इसको अच्छी तरह से पैक करके और तब इसको भंडारित किया जा सकता है। और अगले बार आप जिसमें भी किसान बंधु इसके बीज उत्पादन के रूप में दे सकते हैं या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, इन प्रबंधों को अपनाकर आप गेहूं की फसल से अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह का यह संभावित मौसम गेहूं की समय से बोई गई अधिकतर प्रजातियों के पकने में सहायक होगा। साथ ही मध्यम से तेज गति की हवा बहने की संभावना है। अतः किसान भाई गेहूं की किसी भी अवस्था की फसल में इस सप्ताह सिंचाई ना करें। गेहूं तथा जौ की समय से बोई फसलें लगभग पकने की अवस्था में हैं। अतः पकी फसल की कटाई से पूर्व आवश्यक सामग्री जैसे हंसिया, दराती, कटाई क्षेत्र के अनुसार मजदूर तथा मड़ाई हेतु खलियान आदि की व्यवस्था कर लें तथा मड़ाई हेतु ट्रैक्टर या बिजली द्वारा चलित पावर थ्रेशर की सफाई, ऑयलिंग एवं अन्य कल पुर्जों आदि की मरम्मत करा लें तथा इन्हें चलाकर भी भली भांति परख लें। पकी फसल की पहचान हेतु किसान भाई पहले बालियों को हाथ से रगड़ कर देखें। यदि दाने आसानी से अलग हो जाएं तथा
दाने दांतों के नीचे दबाने पर कट की आवाज से टूट जाए तब समझ लें कि फसल पककर तैयार हो गई है। अतः सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई जौ एवं गेहूं की पकी फसल की कटाई का कार्य हंसिया या दराती की सहायता से इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। पकी फसल को खेत में अधिक समय तक खड़ा रहने से दानों के झड़ने से नुकसान की अधिक संभावना रहती है तथा पैदावार में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि सुबह के समय संभावित कम तापमान एवं कम तीव्रता की धूप खिली रहने के मद्देनजर कटाई का कार्य सुबह के समय लगभग 11 बजे तक ही करें, जिससे कम समय में अधिक कार्य किया जा सके। बीज तैयार करने हेतु बोई गई गेहूं की खड़ी फसल में रोगिंग करें, अर्थात गेहूं की अन्य प्रजातियों तथा अन्य सभी खरपतवारों को खेत से बाहर निकलवाएं। गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः जो किसान भाई मटर, सरसों, गेहूं या जौ की पकी फसलों की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई करें, फिर संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर खेत में पलेवा करें तथा ओट आने पर हैरो तथा कल्टीवेटर चलाकर 2 से 3 जुताई कर लें। प्रत्येक जुताई के बाद पटेला अवश्य लगाएं, जिससे बुआई हेतु खेत में आवश्यक मृदा नमी संरक्षित हो सके। तैयार खेत में उचित मृदा नमी की दशा में गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली मुख्य किस्मों जैसे को पंत 84-211, को 238, को 241, कोसा 96-258, कोसा 84-36, को पंत 32-20 आदि तथा मध्यम से देर वाली किस्मों जैसे कोपंत 90-223, कोपंत 97-222, कोपंत 96-219, कोसा 94-257, कोसा 767 या कोसा 1148 में से ही बीज उपलब्धता के अनुसार किसी प्रजाति का चयन करें। बुआई के समय संतुलित उर्वरक देने हेतु मृदा परीक्षण अवश्य कराएं तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही सुझाए गए उर्वरकों को दें। गन्ने की बुआई 70 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में करें तथा बुआई के तुरंत बाद पंक्तियों को मिट्टी से ढक दें। गन्ने की कटाई के बाद पेड़ी हेतु पत्तियां फैला दें तथा अतिरिक्त पत्तियों को एकत्र करके खेत से बाहर कर गड्ढे में भरकर मिट्टी से दबा दें तथा उचित विधि से वर्मी कंपोस्ट बनाएं। चूँकि गेहूं की फसल पककर तैयार है, अतः किसी भी दशा में गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में न जलाएं। गन्ने की कटाई के बाद पेड़े की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु किसान भाई इस सप्ताह 50 किलोग्राम यूरिया 130 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से डालकर 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें तथा ओट आने पर कल्टीवेटर चलाकर पंक्तियों के बीच गुड़ाई कर दें। ऐसा करने से पेड़ी की फसल में कल्ला अधिक संख्या में फूटेंगे। इसके अलावा पंक्तियों में खाली रह गए स्थानों में भी गन्ने की बुआई करें। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर इस सप्ताह लोबिया, मूंग तथा उड़द की खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। तापमान बढ़ने से मूंग एवं उड़द की फसलों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप संभव है, अतः कीटों का अधिक प्रकोप दिखाई देने पर मोनोक्रोटोफास कीटनाशी की 250 मिलीलीटर मात्रा का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। लगातार हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने हेतु किसान भाई मक्का, ज्वार, लोबिया की बुआई इस सप्ताह से करें। नींबू वर्गीय फलों के पेड़ों में इस समय फल बन रहे हैं तथा तापमान के बढ़ने से इन फलों के फटने की आशंका बनी रहती है, जिससे फलों की गुणवत्ता एवं पैदावार में कमी आ सकती है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई नींबू वर्गीय फलों की सुरक्षा हेतु जिब्रेलिक एसिड की 10 मिलीग्राम GA सक्रिय तत्व का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर समान रूप से छिड़काव करें। इस समय आम के वृक्षों में फल बन रहे हैं तथा हल्के बादल रहने तथा तापमान बढ़ने से इस अवस्था के बौर के गुच्छों पर भुनगा कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। अतः अभी तक यदि किसी रसायन का छिड़काव न किया हो तब इन कीटों का 10 कीट प्रति बौर प्रकोप दिखाई देते ही किसान भाई फसल सुरक्षा हेतु मोनोक्रोटोफास की 1.5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर समान रूप से एक बार छिड़काव अवश्य करें। भिंडी की पर्वनी क्रांति किस्म की बुआई इस सप्ताह करें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है चौरी चौरा गोरखपुर के सतन लाल यादव ने। आपने लेमन ग्रास की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, इस समय आप लोग जो है लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं और लेमन ग्रास जो है अगर आपके पास सिंचाई के साधन है तो ये समय आपका के लिए उचित है और इसकी काफ़ी डिमांड भी जो है मार्केट में बनी रहती है। इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है कि अगर आप इसकी खेती की बात कर रहे हैं तो एक आपके पास यूनिट जो है होनी चाहिए जिसमें आप उसका तेल निकाल सकें। तो यूनिट की कीमत अलग अलग होती है और सामान्यतः जो है यूनिट की कीमत जो है उसके स्टील पे निर्भर करती है कि किस तरह का स्टील आपके पास है, किस तरह की स्टील की टंकी आपके पास है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्टील की टंकी बनाने की बात करें तो करीब जो है 2 से 2.5 लाख रुपए की जो है करीब 5 कुंटल की आप टंकी जो है बना सकते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील की होगी जिसमें कि उच्च गुणवत्ता युक्त तेल आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि तेल जो है इनका आसवन जो है ये तेल जो है आसवन विधि से निकाले जाते हैं। पानी के साथ घास को गर्म करके और फिर जो है तेल को निकाला जाता है। इसकी खेती करने से पहले यह जान लेते हैं कि इससे प्राप्त तेल का उपयोग क्या है। तो किसान भाइयों, इसका तेल बहुउपयोगी है जिसका प्रयोग साबुन बनाने, प्रसाधन सामग्री में, इसके अलावा तेल से विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। अतः कुल मिलाकर इसकी खेती करके अधिक आय आप ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी से तैयारी कर लें आप लोग। उसको अच्छी तरह से जुताई करके बढ़िया से जो है उसको पाटा लगा के खेत को तैयार कर लें। कि आपके पास अगर गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद है तो उसको भी आप जो है 15-20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको मिला सकते हैं। खेत में जुताई करते हैं, अंतिम जुताई के समय जो है उसको अच्छी तरह से उसमें मिला लें और जिससे कि वो जो है मिट्टी की जो है उर्वरा क्षमता बनी रहती है और आपको अच्छी क्वालिटी का तेल और अच्छी फसल आपको जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के रूप में रोपाई के पहले DAP 130 किलोग्राम और MOP 100 किलोग्राम का प्रयोग करें। यदि गोबर की खाद का भरपूर उपयोग किया गया है तो इन बताए गए उर्वरकों की आधी मात्रा ही डालें। और जो पुराने पौधों से स्लिप जिनको हम बोलते हैं उससे इसका प्रसारण होता है, उससे इसका खेती की जाती है। तो उस तरह से आप जो है फिर उसकी स्लिप्स को ले लें और उसको फिर मुख्य खेत में रोपित करें। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम जो उन्नत प्रजाति है उन्हीं का उपयोग करें। जैसे कि आपका प्रगति है, प्रमाण है, चिरहरित है, कृष्णा है, ये कुछ वैरायटियां हैं उसकी जो लेमन ग्रास की जो कि बड़ी अच्छी उपज देती हैं। तो उसको आप लगा सकते हैं और लगाने के लिए खेत को अच्छी तरह से ये देख लें कि आप उसमें अगर नमी की मात्रा कम है तो पहले से उसमें खेत में पलेवा कर लें और पलेवा करने के बाद जो है खेत की तैयारी करें। उसके बाद लगाने के लिए जो स्लिप्स हैं आपकी, जो जड़ युक्त कलमें हैं, उनको जो है आप लगा लें और उसको जो है लगाने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप जो है 30 से 45 सेंटीमीटर जो है रो टू रो, लाइन से लाइन की दूरी और जो है 30 सेंटीमीटर करीब जो है पौधे से पौधे की दूरी आप उसमें रखें। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप जो है धीरे धीरे पौधे बढ़ते हैं और उसमें फिर कल्ले निकलने शुरू होते हैं और वो फिर कल्ले बड़े होते जाते हैं और काफ़ी जो है जब बड़े कुछ दिनों बाद जो है करीब 4-5 महीने बाद जो है आप जो है उसकी कटाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि खेत में लगाने के बाद जो है 4-5 महीने बाद आपकी फसल जो है काटने लायक हो जाती है और उसकी आप जो है करीब जो है 15 सेंटीमीटर ऊपर से ज़मीन से उसकी कटाई करें और कटाई करने के बाद जो है जो आपका जो पत्तियां निकलती हैं उसका फिर जो है 4-5 घंटे के अंदर आप जो है आसवन कर लें। आसवन के बाद जो तेल आपको प्राप्त होगा उस तेल को आप जो है अच्छी तरह से जो है या तो स्टील के बर्तनों में भर के रख दें या आपके कांच की बोतलों में भर के रखें और इस तरह से भर के रखें कि उसमें जो है पूरा का पूरा जो आपका बर्तन है वो भरा रहे और उसमें हवा जाने की जगह ना हो और उसको फिर अच्छी तरह से जो है सूखे स्थान पर और जहाँ पे जो है नमी की मात्रा ना हो इस तरह से उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं और जब आपका बाज़ार में भाव अच्छा होता है उस समय आप उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी जो है अगर आप एक बार
लेमन ग्रास को अगर खेत में स्थापित कर दें तो आप 5 साल तक जो है उससे कटाई करके तेल ले सकते हैं। और साल में जो है करीब करीब जो है अगर यहाँ की बात करें तो 3 कटाई तक भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगभग जो है करीब 2 से लेकर 250 किलो तेल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। और जिसका कि बाज़ार में भी भाव आजकल अच्छा है, करीब 800 से लेके 1000 रुपये किलो के हिसाब से आपका जो है तेल बिक जाता है। तो सबसे बड़ी बात है इस तरह की खेती करने, लेमन ग्रास की खेती करने में, एक तो जैसे आपने देखा होगा नील गाय है, सुअर है, ये तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं इन जो फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो इन फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि इनमें गंध की मात्रा होती है, इसलिए जो है इन फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। और एक बार लगाने के बाद सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक आपको एक खेत में रहेगी आपकी जो है लेमन ग्रास, और उसमें आपको जो है फिर तमाम बीच बीच में जो है निराई गुड़ाई, हर जैसे आपने पहली कटाई की तो उसके बाद आपको एक गुड़ाई करने की आवश्यकता उसमें पड़ती है कि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भागों में हर कटाई के बाद आप दें उसको। जैसे 3 कटाई करते हैं तो 3 भागों में आप नाइट्रोजन को बांट लें। रही कीड़े बीमारियों के बाद, इसमें कोई कीड़े बीमारी नहीं लगती। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो फसलें हैं, जो सुगंधित फसलें या जो सगंध फसलें हैं, इनमें जो है क्योंकि इसमें गंध युक्त पदार्थ होते हैं इनके पत्तियों में, तो इनमें कोई कीड़े बीमारी अक्सर नहीं लगते, तो इसमें कीड़े बीमारी का कोई खास प्रकोप नहीं होता। इसके साथ ही साथ जो है पानी की मात्रा भी इनमें कम लगती है। शुरू में जब आप एस्टेब्लिश करेंगे, जब स्थापित करेंगे, उस समय पानी की आवश्यकता है। उसके बाद अगर पानी आप पे ना भी हो और कम मात्रा में भी आप दें तो इसमें ये फसल बनी रहती है और इसका उत्पादन ठीक रहता है। तो इस तरह से अगर आप उसकी खेती करें तो उससे लेमन ग्रास से आप अच्छा आमदनी ले सकते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इससे मिलने वाली उपज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस फसल की रोपाई के बाद 5 वर्ष तक इससे उपज ली जाती है और प्रत्येक वर्ष 2 से 3 कटाइयां प्राप्त होती हैं। यदि प्रति हेक्टेयर तेल उत्पादन की बात करें तो पहले वर्ष 100 से 150 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है और उसके बाद प्रति वर्ष 200 से 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है andata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटेर पालन अपनाने वाले किसानों को जरूरी सलाह। अच्छी पैदावार के लिए अरबी की उन्नत किस्में और सही बुआई तकनीक। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।